Hello friends, welcome back to our YouTube channel Learning Orbit. Hey, I'm your friend एकता दुबे. सो इंक्लूसिव एजुकेशन जो हमारा कॉमन पेपर है सेकेंड ईयर का पेपर नंबर 11, उसके अंदर हम 3.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं. दैट इज करिकुलम अडाप्टेशन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, TLM एंड एजुकेशन एड. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज 3.4 दैट इज कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन इन डिसेबिलिटी. इट मीन्स हमें CCE पढ़ना है इन डिसेबिलिटी. तो लेट मी क्लेरिफाई, हम CCE चाहे नॉर्मली पढ़े या फिर इन टर्म्स ऑफ डिसेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, हर जगह वो सेम ही है. तो CCE एक ही है. अगर आपको आता है इट मीन्स आपको डिसेबिलिटी फील्ड में भी आता है, वो सबके लिए इक्वल है. ठीक है. तो अब CCE पैटर्न होता क्या है, CCE स्कीम है क्या. तो सबसे पहले ये आई का भी 2009 में जुलाई के अंदर इम्प्लीमेंट की गई थी बाय MHRD मिनिस्ट्री. उस टाइम पे वहाँ पे मिनिस्टर थे कपिल सिब्बल जी. ठीक है. और ये उस टाइम पे CBSE के 14,000 स्कूल्स में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था. तो CCE जो ये स्कीम है या CCE इवैल्यूएशन स्कीम जो है हमारी असेसमेंट स्कीम, ये अपने आप में ही इसका नाम ही पूरा डिफाइन करता है कि आउटलाइन क्या है इसकी. डिसकॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. एक बार ध्यान दीजिए, कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार होने वाला, टाइम टू टाइम होने वाला. कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सारे एस्पेक्ट को देख रहा है, डेवलपमेंट के सारे डोमेन्स को देख रहा है डेवलपमेंट के, मतलब ओवरऑल है. एंड इवैल्यूएशन, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन होना चाहिए बच्चे का, एज वेल एज कॉम्प्रिहेंसिव भी होना चाहिए. मतलब सिर्फ करिकुलर चीज़ों पे नहीं, को करिकुलर चीज़ों के ऊपर भी फोकस करना है और कॉन्टिन्यूसली करना है. ठीक है. तो CC वॉज अ प्रोसेस ऑफ असेसमेंट. ये एक असेसमेंट का प्रोसेस था. अभी इसको डिसकॉन्टिन्यू कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे वॉज यूज किया गया है. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कैसा था ये एक प्रोसेस ऑफ असेसमेंट था. बच्चे को असेस करने का तरीका था कि बच्चे को टाइम टू टाइम असेस किया जाए, ना कि सिर्फ एक कहते ईयर के एंड में उसके मार्क्स के बेस पे उसको असेस किया जाए या फिर इवेल्युएट किया जाए. उसको ऑल द ईयर, पूरे साल उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा. CC ऐसा बोलता है. ठीक है. एम क्या था, टू इवेल्युएट एवरी एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग देयर प्रेजेंस ऑफ द स्कूल एट द स्कूल. जब बच्चा स्कूल में है तो उसके सारे के सारे एस्पेक्ट के ऊपर इवैल्यूएशन करना, चाहे वो बिहेवियरल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, कहते हैं पर्सनालिटी हो, हर चीज़ के ऊपर बच्चे की फोकस करना जब वो स्कूल के अंदर है. ठीक है. फिर है द ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन रिप्लेस बाय CCE एग्जाम्स. यहाँ पे ट्रेडिशनल एग्जाम्स जो हमारे होते थे कि फर्स्ट टर्म में अगर 1 to 5 चैप्टर आ रहे हैं, सेकंड टर्म में 6 to 10 आ रहे हैं और थर्ड टर्म में 1 to 10 सारे आ रहे हैं. पहले ये ट्रेडिशनल मेथड था, लेकिन जब CC आया तो यहाँ पे हमने FA और SA में डिवाइड कर दिया और 2 टर्म्स में कर दिया. जहाँ फर्स्ट टर्म में जो आ गया वो सेकंड टर्म में नहीं आएगा और सेकंड टर्म में दूसरा सिलेबस आएगा और थर्ड टर्म नहीं होता था. 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया. कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर जो बर्डन था, जो कहते हैं कहीं ना कहीं प्रेशर था, वो कम हो गया इससे. नेक्स्ट, द CC रिप्रेजेंट अ पैडाग्राम शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग टू पार्टिसिपेटरी लर्निंग. CC क्या करता है, रोट लर्निंग से पार्टिसिपेटरी लर्निंग तरफ बच्चे को लेके जाता है. कैसे, यहाँ पे 3 टर्म थे, 3 टर्म में बच्चे को लास्ट में पूरा सिलेबस कहाँ जहाँ करना पड़ता था, यहाँ बच्चा आधा ही सिलेबस कर रहा है एक एक करके. तो क्या हुआ, बर्डन कम हुआ, रोट लर्निंग कम हो गई बच्चे की. अब जो उसके पास टाइम है वो पार्टिसिपेशन में जाएगा, अलग करिकुलर एक्टिविटीज़ में. एज वेल एज जो ये पर्टिकुलर सिलेबस बचा है वो भी बच्चे को सिर्फ रटना नहीं है, समझना है, उसको एक्टिविटीज़ के थ्रू, उसको एक्टिविटीज़ लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू सिखाना है. ठीक है. तो CC पैटर्न ने क्या किया, रोट लर्निंग से पार्टिसिपेटरी लर्निंग में ले जाने में हेल्प करी. नेक्स्ट, इसके फीचर्स क्या क्या हैं. फीचर से पहले इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे. ऑब्जेक्टिव इज लाइक टू मेक एन इवैल्यूएशन दैट इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इसका क्या था कि वो चाहते थे कि जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट बने. इट मीन्स सिर्फ इवैल्यूएशन ऐसा ना हो कि ईयर के एंड में हो, इवैल्यूएशन हर समय होना चाहिए बच्चे का. बच्चा स्कूल में आ रहा है, बच्चा चैप्टर सीख रहा है, उस टाइम पे जो कुछ क्वेश्चंस करे उस टाइम भी इवैल्यूएशन होना चाहिए, ताकि बच्चे को ये ना लगे कि फिर सिर्फ एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ के मैं पास हो सकता हूँ. नहीं, अगर बच्चे को अच्छा स्कोर करना है तो उसको ओवरऑल पूरे ईयर में ही उसको सब करना पड़ेगा. और जब बच्चा 1 साल करेगा तो स्कूल सिर्फ 1 साल का नहीं होता, 12 साल का होता है. कहीं ना कहीं उसकी हैबिट फॉर्म हो जाएगी. तो कहीं ना कहीं ये इसका पूरा इंटेंशन था. ठीक है. टू डेवलप द सेल्फ इवैल्यूएशन स्किल्स या फिर टू क्रिएट द स्कोप ऑफ द सेल्फ इवैल्यूएशन इन द चाइल्ड. स्टूडेंट के अंदर सेल्फ इवैल्यूएशन का स्कोप डेवलप करना. कैसे, अब बच्चे को पता है कि उसको डे टू डे बेसिस पे इवैल्यूएट किया जाएगा,
तो बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को बेटर करने के लिए अपनी कमियां खुद ढूंढेगा जिसको वो बेटर करना चाहेगा। तो यहाँ बच्चा सेल्फ इवैल्यूएशन के स्किल्स को भी सीख रहा है और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा है। और आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज़ के लिए सेल्फ इवैल्यूएशन। जब हम खुद को जानते हैं तो हम ज़्यादा बेटर से जान पाते हैं। तो हम बच्चे को स्टेज तक लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। It focuses on the all the domain that is affective, behavioral, affective जिसको हम behavioral कहते हैं, cognitive that is mental, as well as psychomotor that is physical। सारे डोमेन के ऊपर ये फोकस करता है, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को सिर्फ एग्जाम हॉल में जो लिख के आ रहा है सिर्फ उसके बेस पे इवेल्युएट किया जाएगा। बच्चा जैसा बिहेव कर रहा है, बच्चा जैसा सीख रहा है, उन सब के ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक है, ये था हमारा। उसके बाद क्या था, जब हम इसके फीचर्स पे आते हैं, फीचर्स क्या क्या है इसके। इट टेक केयर ऑफ कॉन्टिन्यूअल एंड पीरियडिसिटी और एस्पेक्ट ऑफ द इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूअल मतलब लगातार होना चाहिए, और पीरियड एक पीरियड वाइज होना चाहिए। स्पेसिफिकली जैसे कि एफ एग्जाम्स कुछ पीरियड के बाद होते हैं, एस एग्जाम एक पीरियड के बाद होते हैं, तो उसके ऊपर भी फोकस किया गया। दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म, जो कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड है उसका मतलब है कंपोनेंट टेक केयर ऑफ द असेसमेंट ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी। बच्चे की पर्सनैलिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, सोशली, इमोशनली, फिजिकली, कहते हैं मेंटली, मोरली, हर तरह से बच्चों का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। ये हमें बताता है CCE पैटर्न। अब हाँ, बहुत लोग CCE पैटर्न को बुरा भी कहते हैं, बहुत अच्छा भी कहते हैं, बट द थिंग इज CCE पैटर्न में कोई कमी नहीं है। जिस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ वो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका उतना बेटर नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं उसके ड्रॉबैक्स डे बाय डे बढ़ते ही गए। अब जैसे कि CC पैटर्न के अंदर बताया गया कि यहाँ पे टर्म्स को चेंज कर दिया गया, टर्मिनल एग्जाम्स को 3 टर्म्स की जगह 2 टर्म कर दिया गया, सिलेबस चेंज कर दिया गया, रोड मेमोरी से अब पार्टिसिपेटरी मेमोरी की तरफ, डिटेंशन पॉलिसी इसके अंदर रख दी गई थी कि 8th स्टैंडर्ड तक और कहीं कहीं 10th स्टैंडर्ड तक बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। उसका फ़ायदा होने उठाने लग गए लोग कि पढ़ना ही छोड़ दिया बच्चों ने, कि या फिर बच्चों को बता दिया गया कि आप फेल ही नहीं होंगे, तो बच्चों ने पढ़ने के ऊपर ध्यान कम कर दिया कि भाई 10th स्टैंडर्ड तक तो हम फेल होंगे ही नहीं। बट क्या रीज़न था ये सब इम्प्लीमेंट करने का, वो जानना ज़रूरी है, और इसी वजह से आया था हमारा CCE जो ये स्कीम है। तो एक बार जो गवर्नमेंट चाहती थी वो ये था कि फॉर एग्जांपल अगर 2009 से पहले हम किसी बच्चे की बात करते हैं, जब CCE इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, उस टाइम बच्चे के कहते हैं सिलेबस में CCE नहीं था, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म यूज़ कर रहा था। और एक बच्चे की बात करते हैं जो कहते हैं सिर्फ वो FA और SA वाले एग्जाम्स दे रहे हैं, ठीक है, वो बच्चा फॉर एग्जांपल किसी छोटी क्लास में है, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में है, वो फेल हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, या तो बच्चा क्लास रिपीट करेगा, अगर पेरेंट्स बहुत डांटते तो रिपीट करता है, और मोस्टली बच्चे चाहते हैं अगर हम फेल हो गए तो वापस स्कूल ना जाए वरना हमारा मजाक बनेगा। और सम टाइम पेरेंट्स सोचते हैं कि पढ़ने लायक ही नहीं है, पढ़ ही नहीं सकता, तो उसको निकाल देते हैं। तो उस टाइम ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। तो ये प्रोसेस लाया गया, ये स्कीम लाई गई CCE पैटर्न, जिससे बच्चे का स्कूल छोड़ने का, ड्रॉप आउट्स कम होने की चांसेस को कम करने की कोशिश की गई। अब क्या हुआ, यहाँ बच्चे को पास कर दिया गया। अब जब बच्चा पास हो जाता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं, चलो ठीक है कैसे भी पास हुआ, अगली बार और अच्छी मेहनत करना, डांट देंगे, लेकिन स्कूल से निकालने की बात नहीं करेंगे ना, बच्चा खुद स्कूल छोड़ने की बात करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, बच्चे का स्कूल छोड़ने का जो ड्रॉप आउट का था एक रीज़न कम करने की कोशिश की गई थी ये डिटेंशन पॉलिसी से, ना कि बच्चे को ये बताया जाए कि आप पढ़ो मत क्योंकि अब आपको पास कर दिया जाएगा। तो इसका रीज़न ये था। अब सोचिए एक बच्चा है यहाँ पे फेल हो गया, उसने स्कूल छोड़ दिया, और यहाँ पे एक बच्चा है जो कम मार्क्स से पास हुआ, क्योंकि उसको फेल नहीं किया गया, कम ही मार्क्स से पास हुआ, लेकिन वो स्कूल में है, वो 12th पास आउट करके निकलेगा। और ये बच्चा उन सालों में क्या कर रहा है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ही जो सीख पा रहा है सीख रहा होगा, नथिंग एल्स। तो उस बच्चे के डेवलपमेंट और जो बच्चे को CC पैटर्न नहीं मिला उसके डेवलपमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क रहा होगा। इसको पता होगा कि हमारे राइट्स क्या है, इसको पता होगा कि कहते हैं एथिक्स क्या है, इसको पता होगा कि हमें अपने कहते हैं जो भी हमारी जैसे फ्लैग है इन सबको कैसे रिस्पेक्ट करना है, वुमेन्स को कैसे रिस्पेक्ट करना है, एल्डर्स को कैसे रिस्पेक्ट करना है, हाउ टू बिहेव सोशली। लेकिन क्या इस बच्चे को उतने अच्छे से आता होगा? मे बी वो सीख भी सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ एनवायरनमेंट में सीखने को नहीं मिलेगा, बट क्या स्कूल की तरह वो सीख सकता है, वो और एक्टिविटीज़ को कर पाया होगा? नहीं। लेकिन यहाँ पे बच्चे ने पढ़ाई कम करी, लेकिन वो किसी और एक्टिविटीज़ में मे बी पार्टिसिपेट कर रहा हो, किसी और एक्टिविटीज़ में उसकी रुचि हो और उसके अंदर अपना फ्यूचर डेवलप कर ले। तो यहाँ पे बच्चा कहीं ना कहीं स्कूल में है और कुछ ना कुछ लर्निंग हो रही है उसकी, और यहाँ पे ड्रॉप आउट होने की वजह से बच्चा अपने स्कूल से ही चला गया, उसकी लर्निंग वहीं स्टॉप हो गई। अब उसकी सिर्फ लर्निंग वही होगी जो उसका एनवायरनमेंट उसको कवर पाएगा, वो तो स्कूल में होता तब भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट कुछ ना कुछ लर्निंग देता ही है।
तो ये रीज़न था सीसीई को लाने का। ठीक है, अब क्या हुआ, बच्चे के एग्जाम्स के पैटर्न को कम कर दिया गया। अब बच्चा जान पा रहा है कि उसके पास और टाइम भी है। क्यों? क्योंकि जहाँ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म था, वहाँ पे सिर्फ एफए और एसए में कर दिया गया है, जिसके अंदर सिलेबस रिपीट भी नहीं हो रहा। अब बच्चे के पास टाइम है, एज वेल एज कंपल्शन कर दिया गया है कि आपको हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। तो बच्चा हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है और इससे बच्चे को पता चलता है कि वो दूसरी एक्टिविटीज़ में भी अच्छा है या नहीं है। उस टाइम क्या हो रहा था, बच्चे कहते हैं सिर्फ स्टडीज़ पे इतना फोकस कर रहे थे कि दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ देखते ही नहीं थे। उनको खुद को ही नहीं मालूम होता था कि उनके अंदर कोई एबिलिटी है किसी और एक्टिविटी के अंदर भी। ना ही पेरेंट्स ध्यान दे पाते थे, ना ही टीचर्स। और कुछ बच्चे जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है, उनके पास कोई ऑप्शन होता ही नहीं था। लेकिन अब बच्चों के पास ऑप्शन है, वोकेशनल स्ट्रीम्स है, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे रीज़न थे सीसीई पैटर्न को लाने के। ये बात हुई ऑब्जेक्टिव की, एम की और फीचर्स की। अब बात करते हैं क्या एस्पेक्ट है हमारे कॉन्टीन्यूस असेसमेंट की। हमने बात करी पूरा कैसा प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूस है। तो कॉन्टीन्यूस में क्या क्या होना चाहिए, इसके दो एस्पेक्ट है, पहला स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक। जब सीसी पैटर्न नहीं था, इसको करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर कहा जाता था। एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब करेगा बच्चा तब भी ठीक है, नहीं करेगा तब भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको को स्कॉलस्टिक कहा गया। इट मीन्स बच्चे को ये भी करना पड़ेगा, ये भी उसके पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है, इंट्रीगल पार्ट है, बच्चे को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चे ने दोनों चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी, बच्चे का डेवलपमेंट ओवरऑल हुआ। वहाँ बच्चा सिर्फ स्टडी कर रहा है, वो सोशली इंटरेक्ट कम कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो रही, वो दूसरे के सामने बोल नहीं पाता है। लेकिन यहाँ बच्चा सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, स्पोर्ट्स हो, डांस हो, कोई और को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है और उसकी क्या सोशल स्किल, पर्सनालिटी डेवलप हो रही है और एज वेल एज उसका स्कोलास्टिक एस्पेक्ट भी डेवलप हो रहा है क्योंकि वो स्टडी भी कर रहा है। ठीक है, तो ये दो एस्पेक्ट आए गए, दैट इज कहते हैं स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक। ये दो कहते हैं हमारे एस्पेक्ट हुए। तो जब स्कोलास्टिक की एस्पेक्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर आता है एफए और एसए, फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट। इसके बारे में हम एक अपनी प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट और सबमेटिव असेसमेंट, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो आपके जो FA1 FA2 होते हैं, जो यूनिट टेस्ट होते हैं, जो छोटे मोटे ओरल टेस्ट होते हैं, वो सब आता है FAs में। ये होता है हमारा 40% की इसकी वेटेज होती है। और जब हम बात करते हैं एसए की तो इसकी वेटेज होती है पूरी 60% की। ठीक है, तो 60 + 40 100% ओवरऑल ऐसे होता है। उसके बाद जब हम बात करते हैं को स्कॉलस्टिक की तो इसके अंदर 3 चीज़ें आती है। बच्चे की थिंकिंग पे वर्क किया जाता है, बच्चे के सोशल कहते हैं डेवलपमेंट पे वर्क किया जाता है, एज वेल एज इमोशनल डेवलपमेंट पे वर्क किया जाता है, और आप मोरल भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एफए और एसए के कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे उसको किया गया। इस टेबल के थ्रू मैंने बताने की कोशिश करी है। 2 टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म अप्रैल वाला होता है और ये अक्टूबर वाला होता था सेकेंड टर्म हमारा। तो फर्स्ट टर्म में FA1 FA2 होंगे, 2 यूनिट टेस्ट काइंड ऑफ एग्जाम्स होते हैं या फिर कभी कभार ओरल भी रहते हैं। और लास्ट होता है हमारा SA1, जिसको हम सबमेटिव असेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, 10% मार्क्स उसके FA1 के, 10% FA2 के एंड 30% आर फ्रॉम SA1। तो यहाँ उसके 50% हो गए फर्स्ट टर्म में। फिर बात करते हैं सेकंड टर्म की। सिमिलरली FA3 FA4 10% गेन करवाते हैं बच्चे को FA से, और फिर लास्ट SA2 30%, दैट इज ओवरऑल यहाँ पे भी सेकंड टर्म में बच्चे ने 50% गेन करे। तो अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ टर्मिनल एग्जाम थे तो फर्स्ट टर्म में जितना हुआ, सेकंड टर्म में जितना हुआ, थर्ड टर्म में पूरा टोटल करना होगा। लेकिन यहाँ पे टोटल नहीं हो रहा है, यहाँ बच्चे को टोटल नहीं करना है। यहाँ जो बच्चे ने फर्स्ट टर्म में ले लिया, जो सेकंड टर्म में ले लिया, उसी के बेस पे ओवरऑल देखा जाएगा, एज वेल एज उसके ग्रेड्स होते हैं जो कैसे हैं को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट के ऊपर मेंशन किए जाते हैं। ठीक है, ये था हमारा पूरा टर्मिनल का, मैंने आपको बताया। फिर लास्ट आता है हमारा क्या, ग्रेडिंग सिस्टम। आप देखते होंगे अब एग्जाम्स में, अभी नहीं मतलब जब ये सीसी पैटर्न था तो ग्रेडिंग सिस्टम होता था। तो ग्रेडिंग सिस्टम क्या था कि बच्चों को मार्क्स देने की जगह ग्रेड कर दिए गए। फॉर एग्जाम्पल अगर 91 to 100 बीच में मार्क्स है तो बच्चे को A1 स्कोर आएगा। ऐसे ही अगर 81 to 90 है तो बच्चे का A स्कोर आया या A2 स्कोर आया। तो यहाँ पे बच्चे को ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया गया, ताकि बच्चे कहते हैं अगर उनके कम मार्क्स हैं तो उनको ये लगे कि नहीं मेरे उतने बेकार मार्क्स नहीं। ग्रेड से बच्चे कहीं ना कहीं कम, उनको अपने मार्क्स के बारे में मालूम पड़ता था और वो उतना ज़्यादा बुरा नहीं फील करते थे। बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ भी रहे थे बीच में सुसाइड्स वगैरह के एग्जाम्स के रिजल्ट को लेके।
तो ग्रेड सिस्टम कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों के लिए था। तो ग्रेड सिस्टम में क्या किया गया, सेकेंडरी क्लास के लिए 9 पॉइंट स्केल हुआ, दैट इज A1 A2 B1 B2 C1 C2, उसके बाद D1 E1 E2, ये सारे हमारे क्या हुए 9 पॉइंट स्केल आया था। सिमिलरली एलिमेंट्री के लिए आया था और प्राइमरी के लिए भी आया था 5 पॉइंट स्केल, A+A B C और D, ये था हमारा प्राइमरी के लिए 5 पॉइंट स्केल था। ठीक है, ये पूरा था हमारा ग्रेडिंग सिस्टम। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, स्कॉलस्टिक और को स्कॉलस्टिक है। स्कॉलस्टिक हमारा क्या है, क्वांटिटेटिव, ये हमारे मार्क्स के टर्म्स में आ रहा है, और ये कहाँ आ रहा है हमारे क्वालिटेटिव वर्ड में, कि बच्चे की क्वालिटी कैसी हो रही है, यहाँ बच्चा कितना लर्न कर रहा है, कितना वो सीख रहा है, और यहाँ बच्चा कितनी चीज़ें उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, उसके ऊपर वर्क किया गया। मतलब बच्चे के ऊपर क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों तरह से वर्क किया जा रहा है। इट मीन्स कॉम्प्रीहेंसिवली वर्क किया जा रहा है। तो ये था हमारा CC पैटर्न। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या टेक्निक्स है स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट की, को स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट की, FA और SA में डिफरेंसेस क्या होता है। सो स्टिल अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।